नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको अभी मैं नाम डिसाइड कर रहा हूँ इस सीरीज़ का। मैं शुरू करने वाला था सॉलिड बिजनेस रूल्स, सॉलिड मनी रूल्स। मैं स्टार्ट करने वाला था सॉलिड मनी रूल्स। उसमें से कुछ रूल्स मुझे तकरीबन 8-10 साल पहले केवल कुछ रूल्स, बहुत थोड़े से रूल्स पता चल गए थे और मुझे एकदम क्लियर हो गया था कि इन रूल्स को मैं कपड़े की तरह पहनूंगा रोज़, और उसका फ़ायदा हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो मैं जॉब से, नौकरी से फ्री हो गया उन रूल्स की वजह से। अब मैं फिर से और नए रूल्स खोज रहा हूँ बिज़नेस के, ख़ास तौर से पर्सनल फाइनेंस के, कैसे आप पर्सनली फ्री हो सकते हैं। उसमें से एक रूल है, यू शुड स्टडी एज मच पॉसिबल एंड एज डीपली पॉसिबल वेरी सक्सेसफुल बिजनेसेस, वेरी सक्सेसफुल ब्रांड्स। अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस का कोई पॉडकास्ट नहीं बन रहा है रोज़। उसकी फैक्ट्री का, उसके मार्केटिंग का, हर चीज़ आप देख नहीं पा रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप उनके साथ काम कर सकें, उसके को फाउंडर के साथ में उसका राइट हैंड बन के काम कर सकें। लेकिन सेकंड या थर्ड, या जो कम से कम आप ये करिए कि उसके बारे में जो कुछ भी आपको जानकारी मिल जाए वो इकट्ठा करिए। सॉलिड मनी रूल्स में आज जो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये वो चीज़ नहीं है जो मैं एक्चुअल रूल बताऊँगा। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप लोग इंटरेस्टेड हों एक ब्रांड को स्टडी करने में। मैंने शुरू करना था, ये वाली बुक कौन सी, एल्केमी नहीं, अलजेब्रा ऑफ वेल्थ। मैंने इसके एक चैप्टर पूरा पढ़ा। पूरा एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते मुझे खाली ये समझ में आया, फर्स्ट चैप्टर में ये बता रहे हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट क्यों है, कितना आपको पैसा इकट्ठा करना चाहिए ताकि ज़िंदगी भर के लिए आप फ्री हो सकें। और उसको पढ़ने के बाद मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये एक रूल है, और ये भी नहीं लगा कि मुझे इतना पैसा कमाना चाहिए। ऐसा लगा जैसे ये उन लोगों से बात कर रहे हैं जो बहुत इग्नोरेंट हैं, आराम से कुछ नहीं पैसा कमाना चाहते, पता नहीं क्यों, चाहे उनके घर पे पैसा है या वो आलसी हैं। फर्स्ट चैप्टर उसी के बारे में। फिर मैं दोपहर के बाद इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखा, ये मैं आपके साथ दोबारा पढ़ूंगा। इसका फर्स्ट चैप्टर है नो वन इज़ क्रेजी। मुझे लगा हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका एक्चुअली नाम जो मैं रखना चाहूँगा इस रूल का, यू आर स्पेशल, ये नाम होगा। और हम सब मिलकर के इस रूल को बनियान और अंडरवेयर की तरह पहनेंगे। जैसे आपको पता है कि लाल बत्ती मतलब गाड़ी को रोकना है, ग्रीन बत्ती मतलब गाड़ी चलाना है, ट्रैफिक के रूल्स उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लेकिन आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब जो मुझे लगता है कि हमें शुरू करना चाहिए, वो है मेकिंग ऑफ मारिको। अगर ब्रांड बनाना सीखना है तो आपको एक ब्रांड की लाइफ स्टोरी को पढ़ना चाहिए। उसमें ढेर सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसके चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं और ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं बताई हैं, एक्चुअल करके दिखाया गया है। उसको बोलते हैं ना, शो डोंट डू। इसमें ढेर सारा ज्ञान दिया हुआ है, ये भी ज्ञान की बातें हैं। और ज्ञान की बातों से पता है खतरा होता है, आप ज्ञानी बन जाते हैं। और दूसरा खतरा, करेंगे कभी, अब तो पता ही चल गया, आलस आ जाता है, क्योंकि आप लेक्चर दे सकते हैं। और वहीं पर जब आप किसी को करते हुए देखते हैं तो आप डर जाते हैं, बोलते बाप रे बाप, इतना काम करना पड़ेगा। और फिर अपने आप को मेंटली, फिजिकली बकअप करते हैं, नहा धोकर तैयार होकर निकलते हैं ऑफिस के लिए। आपको पता है कि यार 10 साल 20 साल तक करते रहना पड़ेगा, सब ज्ञान फान की बातें सब उड़ जाती।
और फिर आप जब ज्ञान पे जाते हैं तब उसमें से सचमुच का क्रीम निकाल पाते हैं। तो आज मैं सबसे पहला चैप्टर कवर करना चाहता हूँ हार्श रियलिटीज़ में से, जो कि हर्ष मारीवाला नाम का एक आदमी है जो इस समय इंडिया में वन ऑफ द बिलियनर्स है। 1.2 बिलियन डॉलर की इनकी नेटवर्थ है। कुछ भी आपको आज ज्ञान की बातें नहीं मिलेंगी। एक छोटा सा स्नैपशॉट मिलेगा मारीवालाज रूट्स के बारे में। ये जो हर्ष मारीवाला हैं जो आज बिलियनर हैं, ये थर्ड जनरेशन है इनकी। देखिए आप, जैसे हम लोग थर्ड जनरेशन, आप लोग थर्ड जनरेशन है। सबसे पहले थे वल्लभ भाई दास वसंत जी मारीवाला। इसके भी पहले एक दो मारीवाला हैं, उनके बच्चे वसंत जी मुरारजी, वसंत जी मुरारजी। गुजराती है। ये गुजराती हैं कि पता नहीं, चेक करना पड़ेगा क्या है, शायद गुजराती होंगे, चेक कर लीजिएगा आप। वसंत जी मुरारजी के बेटे हैं वल्लभ भाई दास वसंत जी मारीवाला। उनके बच्चे हैं चरणदास हंसराज जयसिन किशोर। उनके बच्चे हैं गुजरात। चरणदास जी के 4 बच्चे, 1 2 3, हाँ थर्ड जनरेशन है। जैसे आप लोग थर्ड जनरेशन है, पिताजी के बेटा मैं, मेरे बच्चे आप। तो अगर कोई हर्ष मारीवाला जी की तरह बिलियनर बन पाएगा तो आप लोग या तो आपके बच्चे। इसलिए मैंने कहा ना, इसमें कोई ज्ञान की बातें नहीं मिलेंगी आपको, एक सच्चा फैक्ट मिलेगा। और वो भी तब जब 2 कंडीशंस पूरी करेंगे आप। 2 हार्ड कंडीशंस, इसमें से एक कंडीशन तो आपके हाथ में है भी नहीं। जो आपके हाथ में नहीं, जानते हैं कौन सा कंडीशन? वो सेकंड रूल है मनी का, लक। अगर आप बहुत किस्मत वाले हुए तभी आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे। फर्स्ट रूल है एवरी डेज हार्ड वर्क। तब जाके थर्ड जनरेशन अपने आप को कह पाएगी कि हाँ हम पैसे वाले हैं। मैं खाली इंडिविजुअली फ्री हुआ हूँ जॉब से, न मेरा भाई फ्री हो पाया है, न मेरी बहन फ्री हो पाई है। आप लोग भी नहीं हैं फ्री, ठीक है? तो आज बस थोड़ा सा एक चैप्टर में पढ़ेंगे हम मारीवाला रूट्स। मुझे बड़ी खुशी है कि इस बुक में चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, और मैं इसको जब पढ़ रहा था तो मुझे ये पता चला इट इज़ लॉन्ग लिस्टेड फॉर द टाटा लिट लाइव बिजनेस बुक अवार्ड 2022। इसको बिजनेसमैन पढ़ते हैं इंस्पायर होने के लिए, रियलिटी जानने के लिए। तो शुरू करें। द स्टोरी हार्क्स बैक टू अ टाइम लॉन्ग लॉन्ग अगो and an era now obscured in the sepia tones of yesterday। ये जो कहानी है बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, 1872 की, तो ऑलमोस्ट 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कहानी। An era when bullock carts, horse carriage and palkis were the modes of transport and steam locomotives had just began chugging their way around India। ये वो एरा था जब बैलगाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ियाँ और पालकी जानते हैं, उठा के लेके जाते थे। और अभी अभी स्टीम इंजन ट्रेन जस्ट चालू हुई थी इंडिया में। ये ब्रिटिश इंडिया था, अंग्रेज़ों का राज था। इट वॉज इन दिस मेल्यू इन 1872 द 2 young brothers फ्रॉम द डिस्टेंट विलेज ऑफ विंझन इन कच्छ सेट आउट फार ऑफ बॉम्बे। ये 1872 में 2 छोटे छोटे भाई, यंग ब्रदर्स, एक विंझन कच्छ गुजरात के पास जगह है, बम्बई से काफ़ी दूर, उन्होंने ये काम चालू किया। ट्रैवर्सिंग द देन ह्यूज डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर्स बाय बुलक कार्ट टू द पोर्ट टाउन ऑफ मांडवी, दे बोर्डेड अ कंट्री क्राफ्ट, अ सेल बोट, a journey that took 7 days on Arabian Sea। ये 2 भाई अपने घर से, गांव से 140 किलोमीटर चलते थे बैलगाड़ी पर। कितना दिन लगता होगा?
हर रोज़ एक बैलगाड़ी कितना किलोमीटर चलती होगी यार? चेक करिएगा आप लोग बाद में, शायद हफ्ते 10 दिन लगे, शायद उससे ज़्यादा लगे। और उसके बाद फिर ये लोग कंट्री क्राफ्ट सेल बोट में बैठते थे और अरेबियन सी में जाते थे। मतलब जाया करते थे। ये बिज़नेस करते थे, वो बता रहे हैं बिज़नेस करने के लिए इनको कितना ट्रैवल करना पड़ता था। आज हम लोगों को लगेगा कि बिज़नेस बड़ा आसान है, लेकिन आज भी उतना ही मेहनत है। हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा और काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा अगर कोई ब्रांड बनाना है तो। आज अगर मैंने कोई बहुत अच्छा सा बना दिया, तेल बना दिया या कोई खाने का आइटम बना दिया या कोई भी प्रोडक्ट बना दिया, तो आज भी आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। भले आपको खुद ट्रैवल ना करना पड़े, बट किसी लड़के को आपके घर तक तो पहुंचाना पड़ेगा प्रोडक्ट को। तो आपको मालूम करना पड़ेगा वो कुरियर सर्विस कौन सी है जो अमेज़ॉन वाले या फ्लिपकार्ट वाले आपके घर पे पहुंचाते हैं सामान को। या आपका अपना सॉफ्टवेयर का बिज़नेस है, ये वीडियोस का कोर्स है, तो कौन से ज़रिए से आप इंस्टाग्राम से, फेसबुक से या किस मीडिया से अपने कस्टमर तक पहुंचोगे। डिस्ट्रीब्यूशन जो हम पढ़ रहे थे। द जर्नी टुक 7 days इन अरेबियन सी, और जब ये लोग नाव से चलते थे तो 7 दिन लगता था। बोथ यंगस्टर्स कांजी मुरारजी एजड 17, दोनों छोटे छोटे थे। एक का नाम था कांजी मुरारजी 17 साल का, मतलब आप जो हैं दोनों आपसे 2 साल बड़ा, एंड वसंत जी मुरारजी एजड 15, और जो दूसरा वाला भाई था 15 साल का था। एक्ट आउट अ हम्बल लिविंग बाय द डॉक्स इन बॉम्बे, बहुत ही गरीब घर में बम्बई के डॉक्स पे रहते थे। हैंड स्टिचिंग गनी बैग्स, और ये लोग अपनी गनी बैग्स मतलब बोरा जिसमें अपना माल ढो के ले जाते थे, उसको हाथ से ही स्टिचिंग किया करते थे। देयर आफ्टर दे मूव्ड ऑन कॉटन ग्रीन्स, और उसके बाद फिर इनका बिजनेस में ये शिफ्ट हो गए कॉटन ग्रीन्स। कॉटन मतलब वो रुई, कॉटन से कपड़े बनते थे उस ज़माने का। कॉटन मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, अभी भी है, अब तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर आ गए हैं। रिलायंस जब कपड़े वपड़े बनाते हैं सब कॉटन के तो कपड़े होते हैं सामान। वेयर कॉटन बेल्स वर पैक्ड फॉर एक्सपोर्ट्स, जहाँ पर ये लोग कॉटन के बेल्स खेतों में से निकलवा करके पैक करते थे एक्सपोर्ट करने के लिए। देयर जॉब्स वर टू होस्ट दीज बेल्स ऑन टू द वेट बैलेंसेस, इनका काम था कि ये जो रुई होती हैं इसको उठा उठा के बोरी में से वेट बैलेंसेस पे डालना, उसका वजन करना। बोथ कांजी एंड वसंत जी वर क्विक टू लर्न द रोप्स एंड सून बिगैन ब्रोकरेज ऑफ कॉटन। ये दोनों भाई बड़े शार्प थे। शार्प ऐसे थे नहीं, काम कर कर के शार्प बने। कोई भी आदमी जब काम करता है, जैसे आप एडिटिंग कर रहे हो तो आप एडिटिंग में शार्प हो रहे हो, आपको इनसे उनसे और हम सबसे ज़्यादा स्टॉक के बारे में पता है फ़िलहाल। तो जब भी आप कुछ काम करते हैं तो आप उसके बारे में शार्प हो जाते हैं। तो दोनों भाई बड़े शार्प थे। एंड दे लर्न द रोप्स एंड द सून्स, दे लर्न द रोप्स, इसका क्या मतलब है कि एंट्री कैसे ही तुम लोगों को पता चलेगा। उनको मालूम पड़ गया कौन सी रस्सी से ये कठपुतली चलती है, ये बिज़नेस में कहाँ पर क्या करना होता है। और बहुत जल्दी इन्होंने अपनी खुद की ब्रोकरेज ऑफ कॉटन चालू कर दिया। पहले मज़दूर थे, उठा उठा के माल वजन करके भेजते थे, और बहुत जल्दी इन्होंने दूसरों का माल भिजवाना शुरू कर दिया और बीच में ब्रोकरेज उठाना शुरू कर दिया। खुद मेहनत का काम कम हो गया। द एंटरप्राइजिंग डुओ देन फॉर्म्ड देयर फर्स्ट फर्म इन 1887, और फिर इन दो भाइयों ने अपनी पहली कंपनी बनाई 1887 में, कांजी खेतसी एंड कंपनी। द पार्टनरशिप विथ खेतसी, ये खुद की कंपनी नहीं थी, किसी के साथ पार्टनरशिप में बनाई थी, खेतसी लोगों के साथ में, और कंपनी का नाम क्या था? कांजी खेतसी एंड कंपनी। मीनवाइल ऑन द फैमिली फ्रंट, वसंत जी सन वल्लभ दास, हर्ष's ग्रैंडफादर वॉज बॉर्न इन 1896, और जिस आदमी के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है हर्ष मारीवाला। उसके ग्रैंडफादर पैदा हुए। ये दोनों भाई वहाँ काम कर रहे हैं। ग्रैंडफादर, अच्छा ओके दादा। दादा। वसंत जी का बेटा वल्लभ दास, जो कि हर्ष का ग्रैंडफादर था। जैसे मेरे पापा पैदा हूँ, अगर मैं बिलियनियर बनने वाला हूँ तो, या आप लोग बनने वाले हो तो आपके दादा मेरे पापा पैदा हुए। आप लोग, हाँ आपके दादा, बिकॉज मैं तो भाई बनूंगा नहीं, इस जन्म में तो नहीं बन पाऊंगा, आप ही लोग बनेंगे जो बनेंगे।
1896 में इनके दादाजी पैदा हुए. अनफॉर्चुनेटली वसंत जी died soon after leaving Kanji Bhai to raise Vallabh Das, his young son. Much later, Kanji Bhai would come to be regarded as grandfather of Vallabh Das's children, all 10 of them, 4 sons and 6 daughters. और जो उनके दादाजी थे उनकी डेथ हो गई, जो पैदा हुए थे. पैदा हुए, बड़े हुए, उनके 10 बच्चे हुए, 6 लड़कियां और 4 लड़के, लेकिन उनकी मौत जल्दी हो गई. मुझे लगता है 40, 45 या 50 साल में मर गए, बूढ़े होकर नहीं मरे. इसलिए कह रहे हैं कांजी भाई जो थे वही सबके दादा सुनने माने जाते थे. जैसे मैं और बब्बू हैं, 2 भाई हैं, आप लोग मुझे पापा पापा बोलना शुरू कर दें, सबके सब बच्चे ऐसे कुछ. अब आ गया 1916. वो पैदा हुए थे 1896. 96 से 20 साल और आगे 2 बड़े बड़े चीज़ें हुई. मैं नाम फिर से आपको याद दिला दूं, वल्लभ दास जो ग्रैंडफादर थे, अनफॉर्चुनेटली वसंत जी सन, अच्छा नहीं, वल्लभ दास तो जिंदा थे, जिनकी डेथ हुई वो वसंत जी थे. वसंत जी कौन है? उनके बेटे. बताता हूँ, अभी याद हो जाएगा. देखिए ये है वल्लभ दास, ये देखिए मरे नहीं है, ये ग्रैंडफादर ऑफ मारीवाला है. और नीचे हैं हर्षेस पेरेंट्स, चरण दास मारीवाला एंड हेमलता. सूट में हैं उसके पापा मम्मी, हर्ष के, जिसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं, ये उसके पापा मम्मी हैं, उसके दादा. हाँ, और ये हैं हर्ष के पापा मम्मी विथ हर्ष, हाथ में फुटबॉल ले रखा है. और ये राइट साइड में कौन है? हर्ष खुद हैं, बड़े हो गए हैं और बड़ी अच्छी सी कुर्सी पर सूट पहन के बैठे हुए हैं. तो चलो भैया, एक टेंशन तो क्लियर हुई, उसके दादा नहीं मरे थे, उसके दादा के पापा मरे थे. और यहाँ पर जो 2 भाई थे, कांजी एंड वसंत जी, जिन्होंने शुरू किया था, उसमें से एक भाई मरा था. वो दोनों क्या लगते थे हर्ष के? वो दोनों इसके दादा लगते थे, सॉरी इसके परदादा. एक परदादा मर गया, एक बच गया. वो एक तरह से इन पूरी फैमिली को बिजनेस में एंट्री किया. सबसे पहला बिजनेसमैन वो दोनों भाई थे, जिसमें से एक भाई मर गया, एक बच्चा. पार्टनरशिप करी थी. जा जाके डॉक्स में कॉटन की बोरी बांध के पहुंचाते थे. In 1916, 2 major events occurred in वल्लभ दास वसंत जी's life. अब वल्लभ दास को पहचान गए आप लोग? वल्लभ दास इसके दादाजी. अभी पापा के पास कहाँ पहुँचे? ये जो जवाहरलाल जी की तरह हैं, टोपी पे लगाए हुए हैं, ये दादाजी. अब से हम इनको बोलेंगे दादाजी, ताकि आप लोगों को याद रहे. दादाजी की लाइफ में 2 बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, 2 मेजर इवेंट्स. फर्स्ट, ही गॉट मैरिड, एंड सेकेंड, द फर्म कांजी एंड खेतसी एंड कंपनी वॉज डिजॉल्व्ड. हाँ, सबसे पहला कि उनकी शादी हुई, ऑब्वियसली बड़ी चीज़ है. और दूसरा, इनकी जो कंपनी थी कांजी एंड खेतसी कंपनी, वो डिजॉल्व हो गई, उसको ख़त्म कर दिया गया. इन इट्स प्लेस अ न्यू फर्म कांजी मोरारजी वॉज स्टैब्लिश्ड बाई कांजी भाई एंड वल्लभ दास. जो पहले किसी और के साथ पार्टनरशिप में कंपनी चला रहे थे, कांजी एंड खेतसी, वो हटा करके अब इन्होंने अपने आपस में दोनों भाइयों के बीच में कंपनी बनाई, कांजी मोरारजी. उस कंपनी का नाम क्या था? कांजी खेतसी, वो तो हट गया, इसका नाम नहीं बताया. हाँ, फर्म का नाम था कांजी मोरारजी. समझ में आ गया? अब तक किसी और के साथ है, जैसे मैं अमित के साथ मिलकर के कोई बिजनेस चालू करूँ, फिर वो ख़त्म करके फिर अपना चालू करें. ये हुआ 2 बड़ी बड़ी चीज़ें. देयर इनिशियल लाइन ऑफ वर्क वॉज कमीशन एजेंट्स. अब सुनिए इनका काम क्या था. पहले शुरू में कमीशन के एजेंट्स थे, दूसरों का माल खरीदते थे, बेचते थे और उसमें थोड़ा सा कमीशन रखते थे. ब्रोकरेज का काम हुआ एक तरह से. देयर जॉब वॉज टू रिसीव एंड सेल गुड्स दैट वर शिप्ड फ्रॉम मलाबार कोस्ट केरला टू लोकल ट्रेडर्स. उनका मेन काम था केरला से माल जो आता था, केरला एक कोस्ट है ना, वहाँ पर कोस्ट इंपॉर्टेंट है. कोस्ट क्यों? क्योंकि माल कोस्ट पे आज भी आते हैं. आज भी अमित ने अपना जो एक हेड ऑफिस बनाने की सोची थी, बम्बई में सोची थी, क्योंकि वहाँ से वो शिप करेंगे इटली, चाइना, जापान मैक्सिमम.
तो इनका मेन काम था केरला से जो सामान आता था उसको लोकल ट्रेडर्स को बेचना। द रेल रोड्स हैड नॉट येट रीच्ड केरला, केरला में अभी तक रेल रोड्स नहीं पहुंची थी, ट्रेन नहीं आई थी। सो ऑल द कमोडिटीज़ एंड स्पाइसेस लाइक जिंजर, टर्मरिक, खोपरा एंड पेपर फ्रॉम द स्टेट दैट वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द पोर्ट ऑफ बॉम्बे वाया सेल बोट्स। अभी तक ट्रेन नहीं आई थी, इसलिए जितनी भी कमोडिटीज़ थी, मतलब रोज़मर्रा की यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे कि मसाले, अदरक, हल्दी, नारियल, काली मिर्च, ये सारी की सारी वहाँ से चीज़ें आती थी केरला से और बॉम्बे तक पहुँचती थी बोट से, सेल बोट से। कमीशन एजेंट्स जॉब would then be to sell these commodities to traders from the big cities that were connected by railway like दिल्ली, कलकत्ता, अमृतसर, कराची प्री पार्टीशन। और यहाँ पर जब बम्बई में आता था माल तो यहाँ पर बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वहाँ से माल आया केरला से। कौन बेचता है मुझे मालूम नहीं, शायद किसानों से लोग माल लेकर के बेचते होंगे या ये लोग शायद खुद ही जाते होंगे, वहाँ से माल ले आए और यहाँ पर बड़े बड़े दुकानदारों को बेचा। और फिर ये बड़े बड़े दुकानदार उस माल को कहाँ कहाँ बेचते थे? दूसरे बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि अब ट्रेन चालू हो गया था। केरला से बम्बई आया, बम्बई से अलग अलग शहरों में जाना शुरू कर दिया और इसमें वो लोग पाते थे 1.5% प्रिंसली ब्रोकरेज, एक मोटा अमाउंट लेते थे, 1.5%। Given the absence of any form of long distance daily communication, phones were rarity then, the traders in Kerala had to depend on the word of commission agents regarding the price at which their goods were sold. उस ज़माने में फ़ोन नहीं होता था, चिट्ठियाँ होती थी, चिट्ठियाँ लिखने के लिए भी लोग पढ़े के होने चाहिए। तो बेचारे जो केरला में लोग होते थे उनका माल कितने में कहाँ बिक रहा है कुछ नहीं पता था, खाली एक ही चीज़ पर भरोसा करना पड़ता था और वो है जो आदमी है अगर ईमानदार है, उसने कहा तुम्हारा माल हम लेते हैं 10 रुपये का, बेचते हैं 20 रुपये का, बीच में हम इतना पाते हैं, उसको इतना रखते हैं, ठीक है भाई, जो तुम बोल रहे हो वही सच है। Therefore, the integrity and honesty of the agents were crucial criteria for them being entrusted with goods. इसलिए अगर आप उस ज़माने में एक अच्छा एजेंट बनना चाहते थे तो आपके अंदर में दो चीज़ें होनी चाहिए थी, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। इंटीग्रिटी मतलब आई सेंटर, चीज़ों को समझ बूझ करके करना, गलत ना हो किसी के साथ। जैसे कि टाटा कंपनी जब आई थी पहली बार, तब तक गवर्नमेंट भी प्रोविडेंट फंड नहीं देती थी, ब्रिटिशर्स नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने शुरू किया पहली बार, ताकि वो चाहते थे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे साथ लंबे समय तक के लिए टिके। ऐसा मैंने उनकी बायोग्राफी में पढ़ा था। और दूसरी है ऑनेस्टी, ईमानदारी, किसी का पैसा ना आप लूटें। ये दो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप एजेंट बनना चाहते थे। रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द ट्रेडर्स फ्रॉम केरला लेड द अंकल नेफ्यू डुओ टू येट अनदर एंटरप्राइज। ये लोग केरला के लोगों से रेगुलरली मिलते रहते थे, सामान मसाला वसाला बेचते थे। इसी वजह से, मुलाकात करने की वजह से इन्होंने एक और एंटरप्राइज चालू किया। दे ओपनड अ स्पाइस शॉप एंड देन अ फर्म इन केरला अंडर द सेम नेम, कांजी मुरारजी। पहले इनकी कंपनी ट्रेडिंग करती थी, माल उठा के बेचती थी। उसके बाद वहाँ के लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने बनाया एक दुकान, मसाले की दुकान, और उसके बाद एक फर्म बनाया, कंपनी बनाई कांजी मुरारजी के नाम से, जिसमें कि अब ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो माल उठाएंगे, खुद भी किसानों से उठाएंगे और उसको बेचेंगे। वही तो हुआ। पहले वहाँ पर कुछ एजेंट्स थे जो किसानों से उठाते थे, उनसे लेकर के बेचते थे। इसको ऐसे समझिए जैसे अमित लोग ने अपना, हाँ बता रहे थे लोग कि अगर कोई बड़ी कंपनी हमको बोलती है ये सामान बनाकर बेचना है, तो उसकी फैक्ट्री नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं फैक्ट्री डालने का, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कोई ग्लास वाले को, भैया हमको 500 ग्लास चाहिए, वो 500 ग्लास ले लेंगे, उसके ऊपर मैं अपना नाम डाल दूंगा आशीष शुक्ला और बेच दूंगा। तो मैं बना नहीं रहा हूँ, प्लांट नहीं मेरे पास, ये ग्लास मेरे को मिली 100 रुपये में, मैंने उसको बेचा 200 रुपये में या 120 रुपये में। हाँ, अब जब मैं इसकी फैक्ट्री डालूंगा तो जो 100 रुपये उसको दूंगा, उसमें से भी मेरा फ़ायदा होगा। तो इस तरह से इसको बोलेंगे वर्टिकल इंटीग्रेशन। एक तरह से एक एग्जांपल और है, जैसे मान लीजिए जमीन आपकी है, इन्होंने बोला कि एक मेरे जानकार में है,
हाँ ऐसे ही एग्जैक्टली खुद की ज़मीन नहीं है, किसी और की ज़मीन बिकवा रहे हैं, खुद बीच में ट्रेडिंग, बिल्कुल सही। Following this, a spice processing plant was set up on the plain fringed backwaters of Alleppey, Kerala. और इसके बाद इन्होंने वहाँ पर एक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप किया, एक कंपनी डाली, प्लांट फैक्ट्री, जो कि मसालों को प्रोसेस किया करती थी वहाँ केरला में, एलेपी में। एलेपी में एक बड़ी ख़ास चीज़ है केरला में, हम लोग गए थे, वहाँ पर बैक वाटर्स हैं, समंदर का बैक वाटर्स, उसको बैक वाटर बोलते हैं। समंदर का पानी एकदम खारा होता है, कभी टेस्ट किया है? एकदम नमकीन, पी नहीं सकते आप। अगर आप समंदर में फंस गए तो प्यासे मर जाएंगे, वो पानी पी नहीं सकते आप। लेकिन बैक वाटर्स समुद्र का पानी है, लेकिन वो खारा नहीं होता, अजीब है। इन दोज डेज कच्छी फैमिलीज, ये लोग कच्छी फैमिलीज थे, डिड नॉट हैव सरनेम्स। कच्छी फैमिलीज थे, उनका सरनेम नहीं हुआ करता था। द नेम ऑफ इंडिविजुअल फॉलोड बाय द फादर्स नेम डिक्लेयर्ड अ पर्सनस आइडेंटिटी। अगर कोई आदमी को पहचानना है तो आपके पीछे आपके पिताजी का नाम से पहचाने जाएंगे। दस इट फॉलोड दैट कांजी भाई वॉज आइडेंटिफाइड बाई एज अ कांजी मुरारजी एंड वल्लभ दास नोन एज वल्लभ दास वसंत जी। इसलिए कांजी का नाम कांजी मुरारजी पड़ा क्योंकि उनके पिताजी मुरारजी थे। नहीं, कांजी मुरारजी और वल्लभ दास, ये दोनों का नाम क्या पड़ा? फिर से रुको, दो भाई थे ना, क्या क्या नाम था सबसे पहला? वल्लभ भाई, एक का नाम कांजी और एक का नाम वसंत जी, ये दो भाई थे। वल्लभ भाई कोई नहीं था? वल्लभ भाई तो बाद में पैदा हुए। हाँ देखिए, कांजी भाई वॉज आइडेंटिफाइड एज कांजी मुरारजी एंड वल्लभ दास वॉज नोन एज वल्लभ दास वसंत जी। दो भाई हो गए, कांजी और वसंत जी। इसमें से कांजी का नाम क्या है? कांजी मुरारजी, क्योंकि उनके पिताजी का नाम था कांजी मुरारजी, तो कंपनी का नाम था ना। दो लोग ने मिलकर रखा था ना नाम कांजी कंपनी, हाँ अपने पिताजी के नाम से। जैसे मैं आशीष शुक्ला एंड सन्स, तो शुक्ला तो मेरा सरनेम है, लेकिन उस ज़माने में सरनेम नहीं हुआ करते थे, उस ज़माने में खाली नाम हुआ करते थे। और अलग पहचान के लिए आपके नाम के पीछे आपके पिताजी का नाम, जैसे अगर आपका नाम होता तो देवांश आशुतोष, बस ये नाम हो जाएगा। इनका कन्फ्यूजन होता है, डिसाइड करते आशुतोष लिखें कि आशीष लिखें, डिसाइड नहीं कर पाते बेचारे। मैं अपने पहले दूसरे साल में पेपर में आशुतोष लिख के आया हूँ, फिर बाद में आशीष लिख के आया हूँ। लेकिन 1911 में एक नई चीज़ हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट गिविंग सरनेम्स टू ऑल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, हमको फैमिली जाननी है कौन किसकी है। तो 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा सबके पास अपना सरनेम होना चाहिए। तो लोगों ने जो उनका काम था उसको सरनेम बनवाना शुरू कर दिया। जैसे कि मर्चेंट बिकेम एक्सट्रीमली कॉमन नेम। बहुत से लोग हैं जिनका सरनेम मर्चेंट ही है। राधिका मर्चेंट। Merchant became common surname since one of the mainstay of वल्लभ दास trade was pepper। और जो वल्लभ दास लोग हैं उनका मेन जो आज भी काली मिर्च और मिर्च बहुत बिकती है। अगर आप लोग डिसाइड करते हैं इस ट्रेड में जाने के लिए तो लाखों रुपए का बिजनेस होता है। कोई मुझे बता रहा था, अगर हम अपने प्लॉट में जहाँ सब्जियाँ उग रही हैं, अगर उसमें खाली मिर्ची लगा दें तो साल की 1-2 लाख रुपए की मिर्च बेच सकते हैं, उसके मसाले। क्योंकि वो ऐसा है कि कई दिनों तक बच सकता है। सब्जी की तरह नहीं है कि आपको उसको कंज्यूम करके ख़त्म करना है। वो मिर्च को सुखा करके उसको पाउडर बना करके कई दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। तो इन लोगों का मेन काम था मिर्च का, काली मिर्च का। ही अर्नड सैब्रिकेट ऑफ पेपर मैन, इसलिए इनका नाम पड़ गया मिर्च मैन, पेपर मैन। और चूंकि पेपर को गुजराती में बोलते हैं मारी, तो इनका नाम पड़ गया मारी वाला। तो इनके दादाजी का नाम क्या था? वसंत जी, वल्लभ दास, वसंत जी नहीं, वल्लभ दास मारी वाला। वल्लभ दास वसंत जी इनके पिताजी का नाम, और मारी वाला। ये जो है फाइनली, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगी, अभी बुक नहीं है आप लोगों के पास, मैं मंगा दूंगा। ये हैं इनके दो बड़े पापा, दो हाँ पापा लोग थे। एक बेचारे ख़त्म हो गए, एक बचे रहे। इनके डायरेक्ट पापा ख़त्म हो गए थे। और इनके पापा लोग करते क्या थे?
कॉटन का बिजनेस। बिजनेस चालू कर चुके थे, समझदार थे। आजकल आप लोग बड़े मीम्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे कि हमारे पापा बड़े बेवकूफ़ थे, हाईवे पर ज़मीन नहीं खरीदी इसलिए हम लोग गरीब रह गए। बहुत इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ आते हैं, इतने बेवकूफ़ी भरे वीडियोज़ हैं, क्योंकि इसका क्या मतलब है, हाईवे इतनी छोटी सी होती है, उसके ऊपर सबकी ज़मीनें नहीं हो सकती। और ये गाली दे रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि हमारे दादाजी ने ठीक से कमा के नहीं गए इसलिए हम अय्याशी नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे इसमें भी फैमिली में ये बिज़नेस चालू तो किया, लेकिन इसको बड़ा नहीं कर पाए बिज़नेस आगे इनकी फैमिली ट्री में। ये जो $multi billion कंपनी बनी है वो इसी की वजह से बनी है, हर्ष मारीवाला की वजह से। ये हैं, अब उनकी शक्ल ऐसी दिखती है, एकदम बाल वाल उड़ चुके हैं, हर्ष मारीवाला। इनके साथ भी इंटरव्यू किया है खंडेलवाल ने। मैंने इसमें कुछ ज्ञान की बात है ही नहीं आज। दो भाई क्या ज्ञान की बात देंगे, बताइए कुछ, आप लोग बताइए यार। दो भाई बचपन में बैलगाड़ी पे बैठ बैठ के गांव से जाते थे शहर महीनों में, फिर वहाँ से बोट पर बैठ बैठ के जाते थे पता नहीं कहाँ। ये तो ऐसे लगता है माँ बाप अपनी रोती हुई कहानी सुना रहे हैं। पहले मैं गटर में पेशाब करता था, फिर इधर पढ़ा, फिर अपनी बहन के यहाँ चला गया, फिर ये वो, फिर करते पढ़ा। एक तरीके से आपको दिखाता है कि आप कोई भी फील्ड में जाते हो, चाहे वो बिजनेस है, कुछ स्ट्रगल होता है, उस स्ट्रगल से आपको गुजरना पड़ता है। आज आपको एक नई बात बताता हूँ। कल बड़ी मम्मी ने उस लड़के से बात की जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रखा है, अमीर बिजनेसमैन है। उसके पास दो लड़कियों के रिश्ते आए। एक लड़की तो वहीं यूएस में ही है, उसको प्रोफेशनल लड़की चाहिए। तो उसने पूछा उससे कि भाई शादी करेंगे, तो बोलती है शादी कर लूँगी। फिर बोलता है मेरी फैमिली बिजनेस है इंडिया में, तो हो सकता है 2 साल बाद हम लोग को शिफ्ट करना पड़े। उसने स्ट्रेट मना कर दिया कि मैं तो शिफ्ट नहीं होंगी। एक और लड़की का कुछ बातचीत चल रही है शायद। जो स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल, हाँ आज ये बात मैं सोच रहा था मैं क्या चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, तो मेरे को ये आइडिया आया एक एग्जाम्पल के रूप में। 3 गुण सीखते हैं हम लोग जनुगा में, कौन कौन से? रजस, तमस और सत्व। तीनों के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताइए। अगर आपके अंदर पॉजिटिव सत्व है और नेगेटिव सत्व है तो क्या करेंगे आप? पॉजिटिव है तो सत्व मतलब इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी। आपके पास पॉजिटिव इंटेलिजेंस है तो आप खुद तो समझदारी से डिसीजंस लोगे अपनी लाइफ में, प्लस आप दूसरों को भी हेल्प करोगे। ठीक है, ठीक ठीक। और नेगेटिव हुआ तो? नेगेटिव इंटेलिजेंस है आपके पास, जैसे एआई के बारे में हमने उसमें देखा था, उसको एक तरीके से वो नेगेटिव बन गया था। एआई की मत बताइए मुझे, आप अपना बताइए। आपके पास नेगेटिव इंटेलिजेंस है तो अब क्या करेंगे? तो मैं गलत काम करने के लिए, जैसे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ये गलत काम भी कर सकती हूँ। मैं किसी को अगर हर्ट करना है तो वो बड़े स्केल पे कर पाऊंगा, ज़्यादा और दिमाग लगा। छोटे स्केल पे नहीं कर पाऊंगा स्केल मेरे पास उतना इंटेलिजेंस नहीं होगा, अगर मेरे पास कम आई सेंटर हाँ, आप अपनी बुद्धि को गलत काम के लिए इस्तेमाल जैसे करोगे। मुझे चोरी करनी है तो मैं स्ट्रैटेजी लगा सकती हूँ कि मुझे कैसे चोरी करनी है, जैसे मनी हाइस्ट में दिखाया है। ठीक। अगर छोटे लेवल पे देखा जाए, अब क्या कोई आदमी बिजनेस आई सेंटर से करता है कि ई से कि एस से? तीनों चाहिए एक तरीके से। सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? ई। एस वाला आदमी तो मौज करेगा, सेक्स करेगा, पॉर्न देखेगा, फिल्में देखेगा, सो जाएगा, उसकी ज़िंदगी बस अय्याशी की है। ई सेंटर का अगर प्लस हुआ तो वो आराम से बैठ नहीं पाएगा, उसको लगेगा मुझे कुछ करना है दुनिया में, मुझे नाम कमाना है। गिव अप नहीं करेगा जल्दी, वो डिस्टर्ब रहेगा ज़िंदगी भर, कुछ ना कुछ करना है और दूसरों को भी डिस्टर्ब करता रहेगा, बड़ा बिजनेस बनाना है उसको। हम लोग उसी कैटेगरी में आते हैं, प्लस ई सेंटर में। माइनस ई सेंटर हुआ तो ज़बरदस्ती लोगों से इमोशन इकट्ठा करेगा, मारपीट करेगा, वो पॉलिटिक्स में घुस जाएगा क्योंकि उसको चाहिए इमोशंस, वो लोगों से लड़ाई करेगा लेकिन वो डिस्टर्ब रहेगा, खुद भी डिस्टर्ब रहेगा, दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा। तो आपको अगर एक बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो आपके अंदर में प्लस ई होना चाहिए। इसने कहा उस ज़माने में जो एजेंट्स, अच्छे एजेंट, सक्सेसफुल एजेंट होने चाहिए तो आपके अंदर में 2 चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सी क्वालिटी? इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। तो ये दोनों क्वालिटीज़, इंटीग्रिटी तो हो गई आई सेंटर की और ऑनेस्टी हो गई ई सेंटर की, क्योंकि आप देखते हैं सामने वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए, तभी वो दोबारा भी हमारे को हेल्प करेगा। अब वो ई सेंटर आएगा कहाँ से? अगर आप जो खाना खा रहे हो,
या जो आप सो रहे हो, जो आप बातचीत कर रहे हो, वही पूरा एस सेंटर का है और माइनस ई सेंटर का है। आज मैंने जानबूझ के ज्ञान की बातें नहीं बताई, उससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है आई सेंटर का। मैंने खुद आज देखा, मैंने उस बुक को पढ़ा, ऑलमोस्ट 1 घंटे पढ़ा, अलजेब्रा ऑफ वेल्थ। और इस बुक को पढ़ा, इसको पढ़ते पढ़ते मुझे अचानक से दिमाग में आया, वो 2 बच्चे काम कर रहे हैं, बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, इनका एक ब्रांड बना। इनफैक्ट एक ब्रांड नहीं बना, इनके पास इस समय कम से कम 50 ब्रांड होंगे। 50 ब्रांड। उसके पैराशूट तेल एक ब्रांड है, सफोला एक ब्रांड है। ब्रांड को पहचानना, ब्रांड मतलब वो चीज़ जिसको लोग पहचानते हो, ठीक है। तभी हम लोग एक सिंपल अपने कोर्स को, ज़ेनोगा वाले कोर्स को, स्पिरिचुअल कोर्स को ब्रांड नहीं बना पाए। और वही जब मैंने इसको पढ़ा तो ये बता रहे पैसा क्यों ज़रूरी है, पैसा बहुत कमाना चाहिए, मिनिमम पैसा कितना होना चाहिए आपके पास, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है। बट मुझे जो अंदर में प्लस ई सेंटर चाहिए था, वो मेरा मूवमेंट हो रहा था इससे। आप लोग पूछते हैं कि बड़े पापा हम लोग अमीर कैसे बन सकते हैं? अमीर बन सकते हैं जब आपका दिमाग घूमना शुरू करे कि मैं क्या करूं अपने ब्रांड को बनाने के लिए, अपने काम को और अच्छा करने के लिए। कोई वीडियो बनता है, जैसे आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं वीडियोस को। आज मैंने बहुत नई चीज़ की है, ऊपर ई सेंटर को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी सीरीज़ बना रहे हैं, एक तरफ उसका नाम लिखा, टोटल वीडियोस कितने बन रहे हैं वो लिखा। उसके बाद मैंने चारों का नाम लिखा जो एडिटर्स हैं, और हर एडिटर का कितने नंबर ऑफ वीडियोस पब्लिक हो रहे हैं वो लिखा। और फिर एवरेज एक एडिटर का कितना पैसा उसके वीडियो से आ रहा है वो लिखा। क्योंकि हमारे यहाँ जो माल है, सो कॉल्ड कच्चा माल वीडियोस, वो तो बन के रेडी हो रहा है पिछले 6 महीने से। कम 6 महीने में कितने वीडियो बन गए होंगे? एक दिन में कम से कम 2 वीडियोस बनते हैं। तो 180 डेज में ऑलमोस्ट 400 वीडियोस बन गए। अब 400 वीडियोस अगर सारे के सारे पब्लिक होते और आप खाली एवरेज 200 रुपये कमा रहे होते एक वीडियो से, तो कितना हो जाता? गेस करिए। 80,000 रुपये, खाली 200 रुपये। अभी मैंने देखा था हमारे जो स्पिरिचुअल चैनल पे, डीप नॉलेज पे जो वीडियोस चलते हैं, उसकी एवरेज एक वीडियो की व्यू 4-5 हज़ार जाती है और उससे पैसे मिलते हैं करीब 500 से 1000 रुपये। इस वाले छोटे वाले चैनल पे, डीके ब्रेंस पे, हमारा एक वीडियो चलता है तो उसका पैसे आते हैं 100 रुपये, 50 से 100 रुपये। हमारे पास कच्चा माल है, वीडियोस एडिट हो चुके हैं, लेकिन उसके व्यूज़ ही 0 हैं। क्योंकि जो लोग भी वीडियोस एडिट करते हैं, मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, उसके बाद मुझे हर एक वीडियो के लिए एक ई सेंटर चाहिए, इमोशन चाहिए उसको पब्लिक करने के लिए, उसके बाद उसको देखने के लिए, फिर उसको देख करके उसको और बेटर करने के लिए अगले वाला वीडियोस को। अगर आप महीने में 5 वीडियोस की जिम्मेदारी आप लेते हो या 2 की आप जिम्मेदारी लेते हो, तो आपने 1000 रुपये, आपने 5 का 2500 रुपये, आपने 20 का इंटू 500 कर दो, और फिर उसमें से आपके कोर्सेज भी बिकते हैं। ई सेंटर चाहिए। हम इतना आई सेंटर लेते जा रहे हैं कि हमारे बिजनेस को क्या करना है। आई सेंटर बहुत पावरफुल है, बट आई सेंटर का मेन काम है फ्रीडम, एनलाइटमेंट। और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, बिकॉज कृष्णमूर्ति और रमण जैसे लोग भी दोनों का मिक्सचर करते थे। बहुत से ऐसे साधक अभी भी हैं दुनिया में जो हज़ारों साल से तपस्या कर रहे हैं, उनको प्योर आई सेंटर है, पहाड़ों में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं और वो कंप्लीटली भगवान के साथ वन है, उनकी बॉडी समाधि में जा चुकी है। लेकिन जो लोग फिजिकली यहाँ पर हैं, जिनकी वासनाएं अभी भी बड़े पहाड़ की तरह हैं, उन वासनाओं को जलने में अभी कुछ टाइम लगेगा, कुछ जन्म लगेगा, तो उनको एक तरफ ज्ञान भी लेना है और एक तरफ अपने आप को डिस्टर्ब भी रखना है पॉजिटिवली, ताकि आप कुछ बड़ा क्रिएट कर सको। रमण महर्षि के वहाँ आश्रम से कितनी किताबें लिखी गई हैं, उनको पब्लिश किया गया है। एक एक बुक का एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, ISBN नंबर होता है। एक बुक को छपने के लिए कम से कम 2-4 लाख रुपए प्लस पता नहीं कितना 500,000 घंटे खर्च होते होंगे लोगों के। मेरा पॉइंट ये है, आप ज्ञान तो जब आपको लगेगा ना कि यार मुझे ये काम करना है और मुझे काम नहीं आता, फिर आप ज्ञान के पीछे जाएंगे।
प्योर ज्ञान की दुनिया में वैल्यू बहुत बहुत कम है। अगर मैं MBBS MD करके बाहर निकल आया, पूरा ज्ञान ले लिया, एक भी मरीज़ को देखा नहीं, तो मैं किसी काम का डॉक्टर नहीं बनूंगा। मुझे किसी चीज़ का ज्ञान है, मान लीजिए जैसे अभी इनकी ज़्यादातर कंपनीज ऑयल की कंपनीज़ हैं, इनके बाद इन्होंने कंपनी बनाई है बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल करके कुछ, नारियल तेल, सफोला तेल। मुझे नारियल में से तेल निकालना आ गया, लेकिन उसको ब्रांड बनाने नहीं आया, तो भी मैं नहीं कर पाऊँगा। एक बहुत सटल, बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर चाहिए आई सेंटर का, ई सेंटर का, मतलब एक्टिविटी का। दिन में आप पूछिए मैं कितना घंटे कुछ कर रहा हूँ, चाहे 2 घंटे ही 3 घंटे ही, आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए, और फिर उसमें से आपको लगेगा यार ये चीज़ मुझे जानना चाहिए, मुझे जानना चाहिए। जैसे मैं जो हम लोग का सॉलिड मनी रूल्स, ये परफेक्ट आंसर लग रहा है मुझे अपने कोर्स के लिए। WBX में तो बड़े बड़े बिजनेसेस को गाइड करना चाहते थे, अब मुझे समझ में आ रहा है एक्सपीरियंस से कि लोग क्वेश्चन पूछते हैं बड़े बिजनेस को कैसे स्केल अप किया जाए, मुझे याद ही नहीं है। 8 की ट्रांजिशंस हैं स्केल अप में, खाली एक का नाम याद है मुझे, बाकी जर्नलिस्ट टू स्पेशलिस्ट, बस यही याद है। ब्लिट्ज स्केलिंग में कुछ नहीं है, 5 स्टेजेस याद है बस। तो अगर कोई मुझे बुला भी ले स्टेज पर, भैया आप कल आ जाइए, 1 घंटे आपका लेक्चर है बड़े बिजनेस के लिए, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने उसको खाली थियरी सीखा है, प्रैक्टिकल में कुछ गए ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे बायोग्राफीज़ को अच्छे से पढ़ना चाहिए। इससे हमको केवल ज़रा सा स्नैपशॉट मिलेगा। पूरी बुक अगर कंप्लीट कर देंगे तो भी उस आदमी की दूर से एक नज़र दिखेगी हमको कि क्या कर रहा है, बट कम से कम वो डायरेक्शन तो मिलेगा। मुझे आज समझ में तो आया कि मुझे अपने स्पिरिचुअल कोर्स को प्रॉपर ब्रांड बनाना है, सफोला की तरह, पैराशूट की तरह। उसके बाद सेकंड ब्रांड में जाएंगे हम। मैंने कोर्सेज तो बना दिए, लेकिन वो ब्रांड नहीं बन पाए। वो कोर्सेज भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाए। कुछ समझ में आ रहा है? वॉज इट यूजफुल? टुडेज क्लास कुछ हेल्पफुल हुआ? ये पढ़ूँ कि कल अलजेब्रा पढ़ूंगा? मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखाऊंगा आप लोगों को, फिर हम लोग इसी में से चेंज करते जाएंगे सॉलिड मनी रूल्स के लिए। अगर आज की क्लास को एक रूल बनाया जाए तो क्या बनाएंगे, क्या नाम देंगे? You need generations to become rich. आपको जनरेशन्स चाहिए रिच होने के लिए। लेकिन देखो हम लोग सेकेंड जनरेशन हैं। पापा की जनरेशन बहुत गरीब थी। पापा की जनरेशन जितनी गरीब थी उतनी गरीब भैया के घर पे हैं लोग। आज भी मनोज भाई जो हैं, कम से कम ये उनसे बेटर हैं। मनोज भाई कुछ नहीं कमा रहे हैं, कुछ तो कमा रहे हैं। बता रहे थे पानी भी शायद उससे आता है ना अभी भी, टैंक से। अब उनके बाद सेकंड जनरेशन में हम लोग के पास अपना घर है, हम लोग एसी में सो रहे हैं भैया। ये बहुत बड़ी नियामत है। लेकिन अब खतरा है, क्योंकि इस देखेंगे आप सेकंड जनरेशन में जैसे आपके पास खाने के लिए आ गया और एसी आ गया, आप खुद ही देख लो, जैसे ही एसी में जाओगे नींद आती है, और गर्मी में बैठो तो पजामा गीला हो जाता है, खुजली होती है। लेकिन काम तभी कर पाते हैं। काम भी कर रहे हैं। सेकंड जनरेशन तो आप लोग हो गए ना। हम लोग सेकंड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन से मुझे मारी वाला आप ही हो सकते हैं। लेकिन वो तब होंगे भैया जब काम क्या करेंगे। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप सोचिए कि हमारा एक प्रोडक्ट का ब्रांड कैसे बने। आपने ऐड बनाया, उसको रन कैसे करना है मुझसे पूछिए। हम लोग बैठे हैं, डिस्कस करें कि इसको रन करिए। 100 रुपये का ऐड रन करें, 200 रुपये का ऐड रन करें। इन लोग का पुश्तैनी बिजनेस था, उसी में इन लोग ने कुछ ना कुछ और ग्रो करते। महाराज 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 कॉलेज भी पुश्तैनी बिजनेस हुआ। कह रहे पुश्तैनी बिजनेस था जिसको इन लोगों ने ग्रो किया। आप तो भैया मुझे लुटवा के रखेंगे। पुश्तैनी बिजनेस, ऐसा लगता है
अलादीन का वो चिराग था, उसको रगड़ा, उसमें से पैसा आ गया। बेटा कोई भी चीज़ एक जनरेशन में ख़त्म हो जाता है। किसी के पास 20 लाख रुपए है तो पुश्तैनी बिजनेस नहीं है। आज मैं जानता हूँ पड़ोस में जिनके घर पे रहकर आया हूँ, उनका पुश्तैनी बिजनेस था एक तरह से। उनकी माँ ने 10 करोड़ की ज़मीनें और प्रॉपर्टी इकट्ठी कर की है, बल्कि बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है, पुतुल के पापा। आपको इंडिविजुअली ही समझ में आना चाहिए कि मुझे स्टडी करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे स्टडी करना है, मुझे कुछ करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग डिस्टर्ब हो जाओ, लेकिन आप फिर भी इस क्लास को सुनने के बाद डिस्टर्ब होगे, क्योंकि मैं आपके आलस को, एस सेंटर को झकझोर रहा हूँ। एस सेंटर को खाली आराम करना होता है। हाँ ये है। एक ही वीडियो बनाया, कल और बनाते हैं।